हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे NISM 21A मॉड्यूल के चैप्टर नंबर 5 डेरिवेटिव्स की। तो समझते हैं डेरिवेटिव्स क्या होता है। डेरिवेटिव एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है या प्रोडक्ट है जो अपनी वैल्यू किसी दूसरे एसेट से डिराइव करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्रूड ऑयल लेते हैं तो क्रूड ऑयल एक अंडरलाइन है और उससे काफी सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं, जैसे पेट्रोल और डीजल एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो पेट्रोल और डीजल जो है वो क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव हुए और क्रूड ऑयल इस केस में अंडरलाइन हुआ। ओके, सो डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है या प्रोडक्ट है जो अपनी जो वैल्यू है वो किसी दूसरे एसेट से डिराइव करता है। जो डेरिवेटिव मार्केट है या डेरिवेटिव जो कॉन्ट्रैक्ट है ये गवर्न होता है SCRA एक्ट के थ्रू। सो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के जो एक्ट है वहां उस एक्ट के थ्रू गवर्न होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेटल्स के डेरिवेटिव हो सकते हैं जिसमें आपकी अंडरलाइन गोल्ड हो सकती है, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, निकल, टिन, लेड एक्सेट्रा, बहुत सारे अलग भी होते हैं। तो मेटल्स के भी डेरिवेटिव्स होते हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड आपका एसेट है जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होगा अपनी वैल्यू गोल्ड के प्राइस से डिराइव करेगा। और हो सकते हैं एनर्जी सोर्सेस के, क्रूड ऑयल है, कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, नेचुरल गैस है, उससे भी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। एग्री कमोडिटीज है, व्हीट, शुगर, कॉफी, कॉटन, पल्सेस एक्सेट्रा। और फाइनेंशियल एसेट्स के भी डेरिवेटिव्स रहते हैं, जैसे शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, इंडेसेस है, बॉन्ड्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज है, FX बोलते हैं जिसको। तो ये सारे अंडरलाइन हो सकते हैं किसी भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में। अब ये समझते हैं कि कितने तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो डेरिवेटिव्स एक्चुअली 4 तरीके के होते हैं, इनको हम फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स कह सकते हैं। इसमें से जो फॉरवर्ड्स और स्वैप्स हैं वो OTC मार्केट में ट्रेड होते हैं, ओवर द काउंटर मार्केट में। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक्सचेंज ट्रेडेड रहते हैं, वो एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। ओके, फॉरवर्ड्स एंड स्वैप्स OTC मार्केट में एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं क्या होता है। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक अग्रीमेंट है जो दो पार्टी के बीच में डायरेक्टली बना है, किसी प्रोडक्ट को या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बाय या सेल करने के लिए, किसी फ्यूचर डेट पे सेल करने के लिए। सो फॉरवर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं कमोडिटीज, फॉरेन एक्सचेंज, इक्विटी, इंटरेस्ट रेट मार्केट्स में। एग्जाम्पल लेते हैं एक केस में। लेट्स से अगर आपको गोल्ड बाय करना है, 10 ग्राम ऑफ गोल्ड बाय करना है, किसी भी इन्वेस्टर को 10 ग्राम ऑफ गोल्ड बाय करना है, तो वो डायरेक्ट नॉर्मल जो मार्केट है उधर भी जा सकते हैं, किसी गोल्ड डीलर के पास जा सकते हैं, गोल्ड ज्वेलरी शोरूम के पास भी जा सकते हैं। तो वहां जाएंगे तो वहां वो उस मार्केट को बोलते हैं स्पॉट मार्केट। जो करंट मार्केट प्राइस होता है उसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट। तो वहां जाएंगे और वहां पे गोल्ड स्पॉट मार्केट, लेट्स से उस दिन मार्च 9 2019, उस दिन इन्वेस्टर गए और उस दिन 10 ग्राम का गोल्ड बाई करने के लिए 30,425 का प्राइस था। तो जो गोल्ड स्मिथ था उनके साथ आप डायरेक्टली बात करके 10 ग्राम ऑफ गोल्ड 30,425 रुपए में खरीद सकते। तो ये हुई ट्रांजेक्शन स्पॉट परचेज। अब बात करते हैं डिलेड परचेज की, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। आप अज्यूम करते हैं कि ये गोल्ड आपको आज नहीं चाहिए, ये गोल्ड चाहिए इन्वेस्टर को 6 महीने के बाद। लेकिन क्योंकि प्राइस वॉलेटाइल है इसलिए मुझे आज ही कॉन्ट्रैक्ट करना है कि मैं 6 महीने बाद गोल्ड बाय करूंगा या करूंगी, लेकिन आज ही उसका प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। तो फ्यूचर डेट पे एक कॉन्ट्रैक्ट करें, जो ट्रांजेक्शन फ्यूचर डेट पे होगी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आज करेंगे। तो इस केस में लेट्स से इन्वेस्टर और गोल्डस्मिथ अग्री करते हैं कि 6 महीने के बाद गोल्डस्मिथ 30,750 में 10 ग्राम गोल्ड सेल करेंगे और
6 महीने बाद आप वही 30,750 में 10 ग्राम गोल्ड बाई करेंगे। तो ये एग्जाम्पल हुआ डिलेड परचेज का, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपने फ्यूचर डेट ट्रांजैक्शन के लिए आज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो आपका जो 30,425 का प्राइस है वो हो गया स्पॉट प्राइस, और जो 30,750 है वो हो गया फॉरवर्ड प्राइस। सो आइडिया क्या है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप प्राइस फिक्स करें, क्योंकि सब रिस्क है, जो इन्वेस्टर है उनको लगता है उनको रिस्क है, जो प्राइस वॉलेटाइल है उसका रिस्क है, इसीलिए उन्हें आज ही कॉन्ट्रैक्ट करना है कि फ्यूचर डेट पे उनको बाय करना है। जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं, अब ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाया गोल्डस्मिथ और इन्वेस्टर के बीच में, जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट बाय किया इसका मतलब वो लॉन्ग फॉरवर्ड है। जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, जो गोल्डस्मिथ है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, जो अंडरलाइन सेल करनी है उनको, तो वो है शॉर्ट फॉरवर्ड इस केस में। सो समझते हैं, ये एक सिर्फ अग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में, जो एक पर्टिकुलर एसेट को बाय या सेल करना चाहते हैं किसी फ्यूचर डेट पे, लेकिन जिसके टर्म्स आज डिसाइड करना चाहते हैं। ये जो पार्टीज हैं ये ऑब्लाइज्ड हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करेंगी। कोई भी वैल्यू हो सकती है उस एसेट की 6 महीने के बाद, लेकिन उस ये दोनों पार्टीज ने अग्री किया कि दोनों के दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्लाइज करेंगे, कोई भी प्राइस हो। ये एक बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पार्टीज हैं, लेकिन इसमें आज कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीच में कभी ऑल्टरेशन नहीं हो सकता। बीच में ऑल्टरेशन हो सकता है अगर बायर और सेलर दोनों अग्री करते हैं, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट बनाया अपनी नीड के हिसाब से, तो इसे ऑल्टर कर सकते हैं। अगर दोनों अग्री होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑल्टर हो जाता है। सो एज आई सेड, जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये कमोडिटीज में, फॉरेन एक्सचेंज, इक्विटी, इंटरेस्ट रेट मार्केट्स में यूज होता है। अब बात करते हैं कि इसमें नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, क्या लिमिटेशन है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। अब हमने ये देखा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कंप्लीटली टेलर मेड है, मतलब दो जो बायर और सेलर है उन्होंने अपने हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तो अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसके बाद 6 महीने तक मुझे वेट नहीं करना है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट सेल करना है कहीं मार्केट में, क्योंकि मैं इसे सेल नहीं कर पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाऊंगी? क्योंकि ये मेरा स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत डिफिकल्टी होगी मुझे सेल करने में, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है ये मैंने टेलर मेड बनाया, अपने हिसाब से बनाया है। जरूरी नहीं है जो बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट है वो इंटरेस्टेड है कि इस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए। दूसरा ये है कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें कोई मार्केट नहीं है, जिसमें कोई लिस्टेड नहीं है, एक्सचेंज नहीं है कि जहां पे जाके आप सेल करें। आपको इंडिविजुअली ढूंढना पड़ेगा कि कौन बायर हो सकता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है दूसरा मार्केट पार्टिसिपेंट ढूंढने के लिए। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। दूसरे तरह का रिस्क होता है काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क में ऐसा है कि आपने जो पहला एग्जाम्पल देखा गोल्ड का, उसमें दो पार्टीज हैं, दोनों एक दूसरे के लिए काउंटर पार्टी है। जो बायर है वो सेलर के लिए काउंटर पार्टी है, जो सेलर है वो बायर के लिए काउंटर पार्टी है। तो अगर फ्यूचर में वो 30,750 का जो गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट था, लेट मी गो बैक, ये 30,750 का फॉरवर्ड प्राइस था। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में फॉर एग्जाम्पल 6 महीने बीत गए, अब जो प्राइस है मार्केट में गोल्ड का वो हो गया 35,000। तो जो गोल्ड स्मिथ होगा वो ये सोचेंगे कि 30,750 में मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो किया है, लेकिन अगर मैं मार्केट में वही 10 ग्राम का गोल्ड सेल करूंगा या करूंगी तो मुझे एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल रहा है, मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है, तो मैं क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लाइज करूं, मैं क्यों इसे ऑनर करूं। ऐसे ही अगर 30,750 से प्राइस घट के हो गया 25,000 लेट्स से, तो बायर सोचेंगे कि क्यों मैं ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाय करूं, मैं डायरेक्टली मार्केट से जा करके ही बाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ऐसे केस में दोनों पार्टीज में से कोई सी भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्लाइज नहीं करेगी। तो उस केस में अगर थोड़ा सा भी इंसेंटिव होता है, थोड़ा सा भी इंसेंटिव रहता है किसी भी पार्टी को, तो हो सकता है कि वो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर ना करे, तो और इसमें डिफॉल्ट करें। तो इसीलिए इसमें डिफॉल्ट रिस्क भी रहता है।
दूसरा, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सेटलमेंट की कॉम्प्लिकेशंस हैं क्योंकि ओवर द काउंटर मार्केट है, एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं है, तो ये सारी दिक्कतें रहती हैं। अब ये जो दो तरह का जो रिस्क है, इलिक्विडिटी और काउंटर पार्टी, ये बहुत ही जरूरी इशू है। तो इसको ओवरकम करता है फ्यूचर, जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक्सचेंज में ट्रेड करता है, एक्सचेंज में ट्रेड करता है। तो इसमें ये स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि दो बायर बायर और सेलर आके उन्होंने एक स्पेसिफिक अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें प्राइस छोड़ के बाकी सारी डिटेल्स कॉन्ट्रैक्ट की एक्सचेंज के थ्रू स्पेसिफाइड होती है कि ये सारी डिटेल्स रहेंगी इस कॉन्ट्रैक्ट की, तो सबके लिए सिमिलर है, स्टैंडर्डाइज है। और इसमें ऐसा रहता है कि आपका जो बायर और सेलर जो दोनों की काउंटर पार्टी है, क्लियरिंग हाउस है। तो बायर और सेलर को आपस में ये ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक दूसरे के साथ मिलने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्लियरिंग हाउस काउंटर पार्टी होता है और अनोनिमस रहते हैं बायर्स और सेलर्स। बायर को नहीं पता होगा कि सेलर कौन सा है, और सेलर को नहीं पता होगा बायर कौन सा है, क्योंकि देयर इज अ क्योंकि क्लियरिंग हाउस है बीच में। सो इसमें कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एकदम स्पेसिफाइड होते हैं। तो ये जो अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक्सचेंज में है, ये एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होते हैं। और अग्रीड प्राइस, क्वांटिटी और क्वालिटी डिसाइडेड होता है अंडरलाइन का। इसमें जो काउंटर पार्टी होती है, बायर और सेलर दोनों की क्लियरिंग हाउस रहती है। और जो परचेज करेंगे फ्यूचर, वो एक्चुअली वो क्यों परचेज कर रहे हैं फ्यूचर, अगर अंडरलाइन में उनका व्यू है पॉजिटिव, उनको लगता है कि हाँ मैं बुलिश हूँ और प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, तो वो इन्वेस्टर परचेज करेंगे फ्यूचर्स, बाय करेंगे फ्यूचर्स, और उनकी होगी लॉन्ग पोजीशन। ऐसे इन्वेस्टर है जिनको लगता है कि अंडरलाइन का प्राइस नीचे जा सकता है, तो वो उस अंडरलाइन का फ्यूचर जो है सेल करेंगे, उनका है क्योंकि बेयरिश व्यू, और उस केस में उनकी होगी शॉर्ट पोजीशन। एक सिनारियो लेते हैं समझने के लिए कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे करता है। लेट्स से कि एक स्टॉक है एएल इंडस्ट्रीज, जिसका शेयर प्राइस 1500 रुपए स्पॉट मार्केट में है। सो एक इन्वेस्टर है राम, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो बुलिश हैं कि इसका प्राइस, एएल इंडस्ट्रीज का प्राइस कुछ समय में ऊपर जा सकता है। ऐसे ही दूसरे इन्वेस्टर है श्याम, उनको लगता है कि इसका प्राइस नीचे आ सकता है। दोनों का अपोजिट व्यू है इस स्टॉक में, और इस पर्टिकुलर स्टॉक का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है एक्सचेंज में 1550 रुपए। तो ये जो प्राइस है, ये आपका स्पॉट प्राइस है, ये आपका 1550 फ्यूचर प्राइस है। तो राम एक लॉट इस एएल इंडस्ट्रीज का, जिसमें 500 क्वांटिटी है, वो बाई करते हैं 1550 पे, क्योंकि फ्यूचर का प्राइस 1550 था, तो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस फ्यूचर का प्राइस होता है। उन्होंने एक प्लॉट बाय किया जिसमें 500 क्वांटिटी है इस स्टॉक की 1550 रुपए में। तो इस केस पे क्या होता है कि जो बायर है या सेलर है, दोनों, उनको एक मार्जिन पेमेंट करनी होती है। सेम सिचुएशन में सेलर ने एक लॉट सेल किया है 500 क्वांटिटी, एएल इंडस्ट्रीज का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1550 यूनिट में। ओके, सो अगर ये जो राम बायर है, इन्होंने अगर ये सोचा होता कि ये बुलिश है, मैं स्टॉक मार्केट से स्पॉट से बाई करूंगा, तो 1500 रुपए में 500 स्टॉक बाई करेंगे, तो 7,75,000 का इनका कैश मार्जिन लगेगा, क्योंकि लॉन्ग होल्ड करेंगे, राइट। अगर आप 1500 रुपए पे 500 शेयर बाय करेंगे, तो 7,50,000 का मार्जिन लगेगा, टोटल अमाउंट लगेगा, आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा उसमें पोजीशन लेने के लिए। लेकिन एक फायदा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ये रहता है कि 100% अमाउंट पेमेंट नहीं करना होता है मार्जिन में। मार्जिन एक फ्रैक्शन अमाउंट होता है जो जो टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू का होता है। लेट्स से इस केस में ये फ्रैक्शन अमाउंट है 20%। ओके, तो इन्होंने बाई किया 1550 में 500 क्वांटिटी, 7,75,000 का टोटल वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट का, और उसका 20% 1,55,000।
सो 1,50,000 का सिर्फ मार्जिन देके उन्होंने पोजीशन ले ली 500 क्वांटिटी की एल इंडस्ट्रीज। तो ये है लेवरेज पोजीशन। अब अज्यूम करते हैं कि एक महीने के बाद एल इंडस्ट्रीज का प्राइस पहुंच गया 1650 में। तो राम को प्रॉफिट हुआ कैसे? उन्होंने 1550 में कॉन्ट्रैक्ट बाय किया था, इसका मतलब वो उनकी लॉन्ग पोजीशन थी उनकी। तो 1650 का प्राइस है, 100 रुपए का प्रॉफिट है, 500 की क्वांटिटी है, तो 50,000 का प्रॉफिट होगा। 1,55,000 हम अज्यूम कर रहे हैं, 30% मार्जिन है, 1,55,000 रुपए लगाए और उसमें 50,000 का प्रॉफिट होता। अगर स्पॉट में भी यही सेम ट्रांजेक्शन होती तो भी इतना ही प्रॉफिट रहता, राइट? सिर्फ आपका थोड़ा थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये पोजीशन स्पॉट मार्केट में ली होती, 1500 में 500 क्वांटिटी बाई करी थी, 7.5 लाख रुपए कैश पेमेंट किया होता, और प्रॉफिट है 1650 माइनस 1500, 150। तो 150 और मेरे पास 500 क्वांटिटी है, तो 75,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन 75,000 का प्रॉफिट मुझे 7.5 लाख रुपए देगा। इस फ्यूचर पोजीशन में क्या हुआ है कि सेम पोजीशन ली है, सेम व्यू है, लेकिन आपने पेमेंट किया है 1,55,000 का और प्रॉफिट हुआ है 50,000 का। तो 50,000 का प्रॉफिट 1,55,000 के मार्जिन पे हुआ है। तो ये डिफरेंस रहता है फ्यूचर और कैश मार्केट में। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि मार्केट का प्राइस नीचे चला गया, उनका व्यू था उसके अपोजिट मूवमेंट हुई है, तो उनको सेम अमाउंट का लॉस हुआ है। उनको भी 100 रुपए का लॉस हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी 1550 पे ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था और 1650 का प्राइस है, तो 50,000 का उनको नुकसान हुआ है। तो ये डिफरेंस है कैश और फ्यूचर मार्केट में। आगे बढ़ते, ऑप्शन में जाने से पहले ये समझते हैं कि जो कुछ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सचेंज के थ्रू। एक्सचेंज जो है वो सेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और सारा जो कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल्स होता है वो सब कुछ डिसाइडेड होता है एक्सेप्ट प्राइस। प्राइस जो होता है वो बायर्स और सेलर्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, उस फ्री इंटरेक्शन में प्राइस की डिस्कवरी होती है। मार्जिन है, दोनों पार्टीज मार्जिन पेमेंट करती है फ्यूचर के केस में, ऑप्शन के केस में नहीं, फ्यूचर के केस में दोनों पार्टी मार्जिन पेमेंट करती हैं, और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी स्टैंडर्डाइज्ड होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में एक बायर होंगे और सेलर होंगे। जो बायर होते हैं उनको मिलता है राइट, ओके। जो कॉन्ट्रैक्ट के बायर है उनको मिलता है राइट, और जो कॉन्ट्रैक्ट के सेलर होते हैं उनके पास होती है ऑब्लिगेशन, ओके। तो ये समझना जरूरी है। ऑप्शन में, ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बायर और सेलर है, एक उस सेम कॉन्ट्रैक्ट को एक पर्सन बाय कर रहा है, एक पर्सन सेल कर रहा है। जो बायर होते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बायर, वो उनके पास राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता है। लेकिन जो सेलर हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के, उनके पास सिर्फ ऑब्लिगेशन होता है। अब क्या राइट होता है बायर के पास? बायर के पास राइट होता है या तो वो अंडरलाइन बाय कर सकते हैं या अंडरलाइन सेल कर सकते हैं। अंडरलाइन मतलब जिस पर्टिकुलर एसेट के बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट डिराइव कर रहा है अपना प्राइस, जैसे हमने शुरू में समझा था, जिस एसेट के बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट अपना प्राइस डिराइव कर रहा है उसको हम अंडरलाइन बोलते हैं। इस केस में जो ऑप्शन बायर होते हैं उनको ऑप्शन सेलर, क्योंकि उनके पास राइट मिल रहा है, तो वो ऑप्शन सेलर को प्रीमियम पेमेंट करते हैं। उसका प्राइस जिस दिन पे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस दिन पे डिसाइडेड होता है कि प्रीमियम कितना रहेगा। प्रीमियम का अमाउंट एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो जो बायर हैं वो दो तरह के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अगर बायर को अंडरलाइन में बाय पोजीशन चाहिए, वो बुलिश है बायर, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट के बायर बुलिश हैं अंडरलाइन में, अंडरलाइन में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें हम कोई एग्जाम्पल नहीं ले रहे, अंडरलाइन कोई
पर्टिकुलर स्टॉक भी हो सकता है, इंडेक्स भी हो सकता है, कमोडिटी, करेंसी, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें अगर बुलिश है तो वो कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। जो बायर कॉन्ट्रैक्ट के हैं, अगर उनकी उनकी जो ओपिनियन है उस अंडरलाइन की वो बेयरिश है, वो सोच रहे हैं प्राइस नीचे जाएंगे, तो वो पुट ऑप्शन बाय करेंगे। ओके, सो अगर अंडरलाइन बाय करनी है तो कॉल ऑप्शन, अंडरलाइन सेल करनी है मुझे क्योंकि मैं बेयरिश हूं तो मैं बाय करूंगी पुट ऑप्शन। जो सेलर है उनको राइटर भी बोलते हैं, वो दोनों केसेस में ये कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहे हैं। ओके, तो जो सेलर है अगर वो बेयरिश है तो वो कॉल सेल करेंगे, अगर वो बुलिश है तो वो पुट सेल करेंगे, एकदम अपोजिट है। सो ऑप्शन बायर के पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। उनके पास राइट है कि वो एक्सरसाइज के टाइम पे अंडरलाइन को बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। अगर उनके पास कॉल ऑप्शन है वो अंडरलाइन बाई कर सकते हैं, अगर उनके पास पुट ऑप्शन है वो अंडरलाइन सेल कर सकते हैं। ऑप्शन राइटर के पास एक्सरसाइज के दिन सिर्फ ऑब्लिगेशन होता है। जो भी डिसीजन ऑप्शन बायर लेंगे कि उन्हें उनके पास राइट है, वो बाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, सेल करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, जो भी वो डिसीजन लेंगे उसको ऑब्लाइज करना पड़ेगा ऑप्शन राइटर को, उनको ऑनर करना पड़ेगा। अब ऑप्शन बायर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को बाय क्यों करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोडक्ट है जो अंडरलाइन है उसमें बुलिश है और कॉल कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, तो जो ऑप्शन बायर है वो ये सोच रहे हैं कि उसका प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं गया और नीचे चला गया और उन्होंने कुछ नॉमिनल प्रीमियम का अमाउंट पेमेंट कर रखा है, तो वो ऑप्शन को ऐसे ही एक्सपायर होने देंगे, वो अपना प्रीमियम जाने देंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे बाय, क्योंकि वो मार्केट से बाय कर सकते हैं वो सेम अंडरलाइन, क्योंकि अब वो मार्केट में प्राइस उसका कम हो गया। तो उस केस में ऑप्शन सेलर को फायदा होता है, उनको प्रीमियम मिल जाता है। ये मैंने आपको समझा दिया। सो ऑप्शन बायर तभी एक्सरसाइज करते हैं अपनी पोजीशन जब उनके लिए फेवरेबल होती है, जब उनको वहां से एक्सरसाइज करने से, उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने से उनके लिए फेवरेबल होती है। और जो भी वो डिसीजन करेंगे ऑप्शन राइटर लीगली बाउंड है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना होता है। इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। लेट्स से दो इन्वेस्टर्स हैं, अरविंद और सलीम। अरविंद निफ्टी पे बुलिश है, अज्यूम करते हैं निफ्टी 10,000 है, पर ऐसा नहीं है, करंटली ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ अज्यूम कर रखा है कि निफ्टी 10,000 पे। ओके, अरविंद जो है वो निफ्टी पे बुलिश है और उनको लगता है कि 3 महीने में निफ्टी का प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। okay? तो वो कॉल ऑप्शन वो बाई करना चाहते हैं, वो बुलिश है। जो बायर है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के वो बुलिश है निफ्टी पे, निफ्टी इस केस में अंडरलाइन है, तो वो कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। सलीम को लगता है कि निफ्टी का प्राइस नीचे जा सकता है, तो इस केस में वो कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। वो बेयरिश है निफ्टी पे, वो कॉल ऑप्शन सेल करेंगे। अब अज्यूम करते हैं दोनों ने 3 महीने के बाद का कॉन्ट्रैक्ट बाय और सेल किया है, तो उस केस में ऑप्शन बायर को ऑप्शन सेलर को एक प्रीमियम पेमेंट करना होता है। तो अरविंद ने सलीम को 100 रुपए का एक अपफ्रंट पेमेंट किया जो प्रीमियम था इस कॉल ऑप्शन का। इस कॉल ऑप्शन में एंटर करने के लिए प्रीमियम पेमेंट करना होता है, तो उन्होंने 100 रुपए का पेमेंट ऑलरेडी जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया उस दिन पेमेंट कर दिया सलीम को। जो ये 10,000 रुपए का प्राइस है कॉन्ट्रैक्ट का, वो अंडरलाइन का स्ट्राइक प्राइस, उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अरविंद निफ्टी को 10,000 पे बाई करना चाहते हैं। ओके, लेकिन 3 महीने के बाद। आप अज्यूम करते हैं 3 महीने बीत गए और निफ्टी का प्राइस 10,000 से 10,200 हो गया। अगर आप निफ्टी सोचेंगे तो बहुत कंफ्यूज रहेंगे, तो एक
सिंपल आपको एग्जांपल बताती हूँ। लेट्स अज्यूम कि ये जो पेन है ये निफ्टी है। ओके, ये निफ्टी है। नाउ आपने आप लेट्स से बायर हैं कॉल ऑप्शन के, और आपने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जिसमें आपने बोला 3 महीने के बाद इस निफ्टी को आप 10,000 रुपए में बाय करेंगे। अब मार्केट में इसका प्राइस 10,200 हो गया, इस निफ्टी का प्राइस 10,200 हो गया। क्या आप ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करेंगे एज अ बायर, क्योंकि आपको अंडरलाइन बाई करना, राइट? सो निफ्टी में निफ्टी का प्राइस 10,200 हो गया। 10,200 पे क्या आप मार्केट पे बाई करेंगे या आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेंगे? आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि मार्केट में इसका प्राइस 10,200 है और आपको कॉन्ट्रैक्ट में इसका प्राइस 10,000 मिल रहा है। आपने सिर्फ 100 रुपए की पेमेंट करी है, प्रीमियम जो पेमेंट थी, तो आपको फायदा हो रहा है। 10,000 पे आप इस पे एक्सरसाइज करेंगे और मार्केट पे सेल करेंगे, तो इसमें आपको 200 रुपए का फायदा हुआ। लेकिन टोटल 200 रुपए का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 100 रुपए का प्रीमियम भी तो गया है। तो 200 रुपए में से 100 रुपए माइनस करेंगे तो 100 रुपए का फायदा हुआ है पर यूनिट। तो ये बायर का केस है। सेलर के केस में, क्योंकि बायर ने एग्जीक्यूट करने के लिए ऑप्शन लिया है, तो सलीम ने 100 रुपए पहले कमा लिए, लेकिन इस ट्रांजैक्शन से, एक्सरसाइज ट्रांजैक्शन से 200 रुपए का नुकसान हो रहा है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट से 200 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन प्रीमियम से 100 रुपए का फायदा हुआ। सो इन टोटल 100 रुपए का ही लॉस हुआ। तो इस केस में आप देखिए, अरविंद है, उनको 100 रुपए का फायदा हो रहा है और सलीम, उनको 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो ये जीरो सम गेम, जितना बायर को फायदा होगा उतना सेलर को नुकसान होगा, जितना सेलर को फायदा होगा उतना बायर को नुकसान होगा। दूसरा केस देखते हैं। अगर निफ्टी 3 महीने के बाद 10,000 से नीचे चला गया, 9,800 हो गया, उस केस में क्या होगा? अगर आप बायर हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के, कॉल ऑप्शन के, तो आप क्या करेंगे? आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 10,000 में ये निफ्टी बाय करने के लिए, और मार्केट में वो 9,800 को मिल रहा है। तो आप क्या मार्केट से खरीदेंगे या आप इस कॉन्ट्रैक्ट से खरीदेंगे? ऑब्वियसली आप मार्केट से खरीदना चाहेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट से नहीं खरीदना चाहेंगे, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट से खरीदेंगे आपको हायर प्राइस में मिल रहा है, तो नुकसान है आपके लिए। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही एक्सपायर होने दिया, उसमें कोई भी एक्सरसाइज नहीं किया। आपको नुकसान हुआ है सिर्फ जो आपने प्रीमियम पेमेंट किया है 100 रुपए का। क्योंकि आपने कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं किया, तो जो सलीम है, जो सेलर है, उनको फायदा हुआ है सिर्फ वो 100 रुपए का प्रीमियम जो उनको शुरू में मिला था। तो इस केस में जो बायर हैं, उन्होंने ऐसे ही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने दिया, उनको नुकसान हुआ है 100 रुपए के प्रीमियम का, उतना ही फायदा सेलर को हुआ है 100 रुपए। सो इस तरह से ऑप्शन का आप बाय और सेल करके आप अपना पोजीशन देख सकते हैं कि क्या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, एक्साइज होगा कि नहीं होगा, और कितना नुकसान और फायदा है। प्रॉफिट एंड लॉस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्वॉप्स की। स्वॉप क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे आप हमने देखा फ्यूचर ऑप्शन भी कॉन्ट्रैक्ट था, फॉरवर्ड भी कॉन्ट्रैक्ट था, स्वॉप भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो ये अग्री करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में कि वो कैश फ्लो एक्सचेंज करेंगे, फ्यूचर डेट पे कैश फ्लो एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, उसमें आपका कोई अंडरलाइन नहीं है, इसमें आप कैश फ्लो एक्सचेंज कर रहे हैं। स्वॉप्स बहुत कॉमन है इंटरेस्ट रेट और करेंसी मार्केट में। अब इसमें एक एग्जांपल समझते हैं। लेट्स से इन्वेस्टर ने एक कंपनी से एक प्रोडक्ट सर्विस बाय किया है, और उसमें उनको कंपनी ने फ्लोटिंग रेट दिया है, जिसमें फ्लोटिंग रेट है ट्रेजरी बिल प्लस प्लस स्प्रेड। और इसमें इनको क्वार्टरली इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। जो उन्होंने प्रोडक्ट बाय किया है, डेट प्रोडक्ट बाय किया है, उसमें इनको एक इंटरेस्ट पेमेंट करनी है हर क्वार्टर में, फ्लोटिंग रेट ट्रेजरी बिल प्लस स्प्रेड की। अब इन्वेस्टर को लग रहा है कि ये फ्लोटिंग रेट है, बार बार बदलता रहता है, लेकिन मुझे फ्लोटिंग रेट तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए फिक्स रेट। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, तो ये तो उनके लिए नुकसान है। तो क्या करें?
तो ये इन्वेस्टर एक स्वैप डीलर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट में वो स्वैप डीलर से कॉन्ट्रैक्ट करके बोलेंगे कि मैं आपको फिक्स रेट पे कर सकता हूँ, आप मुझे फ्लोटिंग रेट पे कीजिए। तो ये अग्रीमेंट हुआ स्वैप डीलर और इन्वेस्टर का। तो इन्वेस्टर ने फिक्स रेट पेमेंट करेंगे और हर क्वार्टरली फिक्स रेट पेमेंट करेंगे और वो फ्लोटिंग रेट पे करेंगे। जो फ्लोटिंग रेट स्वैप डीलर के थ्रू मिला उससे वो कंपनी को पेमेंट करेंगे। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से लिया और इधर पेमेंट कर दिया। वो सिर्फ पेमेंट कर रहे हैं एक फिक्स रेट। तो जो इन्वेस्टर को चाहिए था कि मुझे फिक्स रेट ही पेमेंट करनी है, वैसा उनका पोजीशन हो गया इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में। तो इसमें दो पार्टी अग्री करती हैं, स्पेसिफाइड जो एक्सचेंज है वो कैश फ्लोज का होता है फ्यूचर डेट पे। इस केस में प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो सिर्फ कंप्यूटेशन के लिए सिर्फ अज्यूम कर लिया जाता है, वो कभी एक्सचेंज नहीं होता। प्रिंसिपल अमाउंट, एक प्रिंसिपल अमाउंट अज्यूम कर लिया जाता है, उस पे एक इंटरेस्ट या अमाउंट कैलकुलेट हो जाता है और वो एक सिर्फ प्रिंसिपल एक नोशनल अमाउंट रहता है और वो बिल्कुल एक्सचेंज नहीं होता है। तो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट बाय करने से बोरोवर ने अपना फ्लोटिंग रेट फिक्स रेट में चेंज कर लिया अपना ऑब्लिगेशन। तो स्वैप बहुत कॉमन है करेंसी और इंटरेस्ट रेट मार्केट में। स्वैप ट्रांजैक्शन ओटीसी मार्केट में होता है, एक्सचेंज में नहीं होता है। लेकिन ये स्वैप डीलर एसोसिएशन के थ्रू इनके रूल्स और रेगुलेशंस गवर्न होते हैं। भारत में जो एसोसिएशन है वो कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइमरी डीलर्स की है और उसका नाम है फिक्स्ड इनकम मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, FIMMDA, फिक्स्ड इनकम मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये एसोसिएशन है जो रूल्स और रेगुलेशन इसकी गवर्न करती है। ये एक वॉलंटरी मार्केट बॉडी है, बॉन्ड के लिए, मनी के लिए और डेरिवेटिव मार्केट के लिए। अब बात करते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स। सो जैसे हमने देखा स्टॉक का एक हमने एग्जांपल लिया था, वैसे ही कमोडिटी को अंडरलाइन लेकर के कमोडिटी के भी डेरिवेटिव्स अवेलेबल रहते हैं। इसके इंडिया में 5 एक्सचेंज हैं जिसमें कमोडिटी के कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं। MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, NCDEX नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, ICEX इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 5 एक्सचेंजेस हैं जहां पे कमोडिटी के डेरिवेटिव्स ट्रेड होते हैं इंडिया में। सो कमोडिटी इंडियन एक्सचेंज में 4 कैटेगरीज में ट्रेड होती है। सबसे पहले कैटेगरी है बुलियन। बुलियन में गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ट्रेड होता है। दूसरी कैटेगरी है मेटल्स की, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, लेड, निकल, स्टील, जिंक, ये ट्रेड होता है। और तीसरी इसमें कैटेगरी है एनर्जी, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। चौथी है एग्रीकल्चर की। ये सारे मेंशन नहीं है इसमें, इसके अलावा भी रहते हैं, जैसे मेंथा ऑयल भी रहता है, सोयाबीन ऑयल, काफी सारे एग्रीकल्चर कमोडिटी है, एग्री कमोडिटीज अवेलेबल है। सो कमोडिटी एक्चुअली कमोडिटी मार्केट बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में, क्योंकि इसमें काफी सारे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं जिनके कमोडिटी में भी ऑलरेडी एक्सपोजर है ट्रेड का। जैसे फार्मर्स हो सकते हैं, ट्रेडर्स हो सकते हैं, प्रोसेसर्स हो सकते हैं। ये अपने वो ऑलरेडी उस कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं, तो उनके पास ऑलरेडी रिस्क है उसकी प्राइस मूवमेंट का, उसको हेज कर सकते हैं कमोडिटी फ्यूचर्स और ऑप्शन से। सो कमोडिटी जो फ्यूचर्स हैं वो काफी यूनिफॉर्म और वेल डिफाइंड होते हैं। इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी एकदम डिफाइंड होती है, किस पर्टिकुलर टाइम और प्लेस में डिलीवर होंगे, वो एक्सेप्टेबल डिलीवरी डेट रहती है, किस मैनर में डिलीवर होंगे। तो उनके मिनिमम मैक्सिमम डेली प्राइस चेंजेस की भी परमिसिबल फ्लक्चुएशंस रहती हैं। सो कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है जिसको ट्रेडर्स यूज कर सकते हैं। करेंसी डेरिवेटिव भी अवेलेबल है इंडिया में, तो इसमें एक्सचेंज रेट अंडरलाइंग रहता है।
करेंसी का सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट है करेंसी पेयर्स। इसमें एक करेंसी आप बाय करते हैं, दूसरी करेंसी सेल करते हैं। जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं उसमें एक करेंसी बाय कर रहे हैं, दूसरी करेंसी सेल कर रहे हैं। कौन कौन से पेयर्स रहते हैं? करेंसी जो है उसमें फॉरवर्ड्स हैं, फ्यूचर्स है, स्वैप्स हैं, ऑप्शंस हैं। तो ये चारों कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। इसको एफएक्स फ्यूचर्स भी बोला जाता है, करेंसी फ्यूचर्स को। और करेंसी में जो पेयर्स है इंडिया में वो यूएसडी, आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, ये आईएनआर के आईएनआर से करेंसी पेयर्स है। इसके अलावा क्रॉस करेंसी पेयर्स भी अवेलेबल है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई भी अवेलेबल है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में पूजा है जो इन्वेस्ट यूएस में इन्वेस्टेड है और 18% उनको उस इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आ रहा है। अगर यूएस डॉलर डेप्रिशिएट हुआ तो इस केस में उनका जो रिटर्न है वो कितना हो सकता है? ओके, पूजा है जो इन्वेस्टेड है, यूएस में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और उनको 18% एक पर्टिकुलर पीरियड में रिटर्न मिल रहा है। तो अगर यूएस डॉलर डेप्रिशिएट हुआ तो उनका रिटर्न कितना, उनका रिटर्न आईएनआर टर्म्स में कितना हो सकता है? इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। यूएसडी डेप्रिशिएट हो रहा है, इसका मतलब यूएसडी गिर रहा है, आईएनआर बढ़ रहा है। अज्यूम करते हैं कि 75 था यूएसडी आईएनआर, उससे घट करके 74 हो गया। तो पूजा ने इन्वेस्ट किया और उन्होंने 75 पे इन्वेस्ट किया और वो हो गया, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन रुपीस में, और तो उनको लोअर रिटर्न मिलेगा। तो इसमें आप लेस देन 18% को सिलेक्ट करेंगे। अब एग्जाम्पल को हम एक कैलकुलेशन करके समझते हैं कि यूएसडी आईएनआर अज्यूम करते हैं, माना 75 था जब इन्वेस्टमेंट करी थी और वो 74 हो गया जब उनको 18% का रिटर्न आया उसके बाद। तो इंडियन टर्म्स में उनको कितना रिटर्न आया? 18% से कम आया, 18% से ज्यादा आया? तो अज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टर ने $1000 की इन्वेस्टमेंट करी थी और उनका रिटर्न आ रहा है 18%। जब उन्होंने $1000 की इन्वेस्टमेंट करी थी तो उनकी इंडियन रुपीस में कितना अमाउंट इन्वेस्टेड था? 75 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 75,000 रुपीज उन्होंने इन्वेस्ट किया था। अब उनको ये $1000 पे 18% का रिटर्न आया, तो मेरा टोटल रिटर्न कितना हुआ? मैं $1000 पे 18% का रिटर्न कैलकुलेट करती हूँ। ये हो गया है 1180। तो एक्चुअल में $180 का रिटर्न आया। तो मुझे जब रिटर्न आया उस वक्त करेंसी हो गई थी 74, मुझे रिटर्न आया $180 का, जो मैं इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करूंगी 13,320। तो मेरा टोटल रिटर्न कितना आया? मेरा जो रिटर्न आया 13,320 डिवाइडेड बाई मेरी इन्वेस्टमेंट जो थी 18% से कम आया। आप देख सकते हैं परसेंटेज टर्म्स में जो ये रिटर्न है ये 18% से कम है, 17.76 है, जिसमें सिर्फ 1 रुपी ड्रॉप हुआ है। अगर ये 74 की जगह पे 73, अगर इंडियन करेंसी अप्रिशिएट हुई होती और यूएसडी डेप्रिशिएट हुआ होता तो फर्दर ड्रॉप हो जाता रिटर्न। तो ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि उनका रिटर्न कैसे चेंज हुआ है इंडियन करेंसी की टर्म्स में। आगे बढ़ते हैं, ये समझते हैं डेरिवेटिव्स में कितने तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो इक्विटी में इंडेक्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स अवेलेबल हैं, स्टॉक ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्टॉक फ्यूचर्स अवेलेबल हैं, करेंसी ऑप्शंस और फ्यूचर्स पर्टिकुलर करेंसी पेयर्स में अवेलेबल हैं, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर अवेलेबल है और कमोडिटी फ्यूचर्स
कुछ कमोडिटीज पे कमोडिटी फ्यूचर, सारी कमोडिटीज पे नहीं है, कुछ कमोडिटीज पे कमोडिटी फ्यूचर्स अवेलेबल हैं। आप समझते हैं कि डेरिवेटिव कोई क्यों ट्रेड करता है, क्या पर्पस होता है डेरिवेटिव का। तो एक तो होता है हेजिंग। इसमें अगर किसी इंडिविजुअल के पास एग्जिस्टिंग एक्सपोजर है, पहले से ही उनका एक्सपोजर है अंडरलाइंग में, तो वो मे बी उस पर्टिकुलर कमोडिटी का या पर्टिकुलर जो अंडरलाइंग है उसका बिजनेस करते हैं, या अगर आप इन्वेस्टर हैं उस वो स्टॉक ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, तो आपके पास ऑलरेडी वो अंडरलाइंग है जिसका प्राइस मार्केट में मूव हो रहा है, तो वो प्राइस मूवमेंट से आपको रिस्क हो सकता है। तो अज्यूम करते हैं कि लेट्स से एक इन्वेस्टर है जिन्होंने एक पर्टिकुलर XYZ स्टॉक बाय किया है, उनके उनके अकाउंट में है, उनको लगता है कि एक महीने में प्राइस नीचे जा सकता है, तो वो उनका नोशनल लॉस होगा। अगर वो सेल नहीं करेंगे तो कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन नोशनल लॉस रहेगा। तो उससे बचने के लिए वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में वो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर सकते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उस पर्टिकुलर स्टॉक का सेल कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। तो ये और भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है वो कर सकते हैं आपके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के। सो हेजिंग में एक्चुअली आपके पास ऑलरेडी अंडरलाइन है, उसका ऑलरेडी रिस्क है उसकी प्राइस मूवमेंट का, उसको रिड्यूस करने के लिए, उस रिस्क को कम करने के लिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं डेरिवेटिव्स में, आप यूज कर रहे हैं डेरिवेटिव्स का। दूसरा है स्पेकुलेशन। ऐसे भी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हो सकते हैं जिनके पास कोई अंडरलाइंग रिस्क नहीं है, ना तो उस कमोडिटी उस पर्टिकुलर अंडरलाइंग में कोई बिजनेस है, ना उसका एक्सपोजर है। तो उस केस में आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं, और उसके हिसाब से पोजीशन बाय कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट है, वो उसकी एक्सपायरी रहती है, तो उसके उस टाइम पे उसको सेटलमेंट होना ही होता है, तो ये एक स्पेक्यूलेशन होती है। और तीसरे तरीके का है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज में जब भी डिफरेंशियल होता है प्राइस का, आर्बिट्राज का मतलब है अगर एक ही कमोडिटी है, उसका दो मार्केट में अलग अलग प्राइस है, तो जहां पे का सस्ता होगा वहां से कोई भी ट्रेडर बाई करके, जहां महंगा हो रहा है वहां पे सेल कर सकते हैं। तो जो प्राइस डिफरेंशियल होता है एक सेम प्रोडक्ट का अलग अलग मार्केट में, उसके उसका बेनिफिट, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वो प्राइस तो मर्ज हो जाएगा, जो डिफरेंस आ रहा है प्राइस में वो मर्ज हो जाता है, तो उस जस्ट डिफरेंस का फायदा उठाने के लिए आर्बिट्राज ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझते हैं। सबसे पहला एग्जॉटिक ऑप्शन। जैसे कमोडिटी के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें जो अंडरलाइन होता है वो कमोडिटी के फ्यूचर्स ही होते हैं, तो अगर एक डेरिवेटिव दूसरे डेरिवेटिव का अंडरलाइन है उसको बोलते हैं एग्जॉटिक ऑप्शन। कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं, जैसे जीरो सम गेम हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा ऑप्शन में, जहां पे बायर को फायदा हो रहा है तो सेलर को सेम अमाउंट का नुकसान हो रहा है, सेलर को फायदा हो रहा है तो सेम अमाउंट का बायर को नुकसान हो रहा है, तो ये एक जीरो सम गेम है। दूसरा सेटलमेंट मैकेनिज्म। जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें एक सेटलमेंट मैकेनिज्म होता है, जिसमें आपके मार्जिन जो होता है वो फ्यूचर्स हो तो फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी, ऑप्शन में प्रीमियम की पेमेंट रिक्वायर्ड होती है, फ्यूचर्स में मार्जिन की पेमेंट रिक्वायर्ड होती है। तो सेकंड एक सेटलमेंट मैकेनिज्म सेट है जिसके थ्रू ट्रेड कर सकते हैं अंडरलाइंग स्टॉक में। इसके अलावा सेबी ने रिसेंटली, पहले तो फिजिकल डिलीवरी नहीं होती थी, पहले सिर्फ कैश सेटल्ड होते थे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, अब सेबी ने मैंडेट किया है कि फिजिकल सेटलमेंट कर सकते हैं किसी भी अंडरलाइन स्टॉक का। आर्बिट्राज मतलब है कि जब एज हमने जो अभी बात करी कि दो तरह सेम एसेट का अलग अलग प्राइस है दो मार्केट्स में, तो उस केस में जहाँ पे चीपर मार्केट होती है वहां से बाई करके जो एक्सपेंसिव मार्केट है वहां से सेल कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्राइसेस में गैप होता है वो धीरे धीरे कम होगा। क्यों, कैसे हो सकता है कम? जहाँ चीपर मार्केट है वहां पे अगर बाई ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वहीं से बाई करके जो एक्सपेंसिव मार्केट है वहां से सेल कर रहे हैं, तो वहां पे धीरे धीरे प्राइस, डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ जाएंगे। ऑन द दूसरी तरफ
जो मार्केट है जहाँ पे सेल कर रहे हैं वहां पे सप्लाई बढ़ गई है, क्योंकि सब लोग सेल कर रहे हैं, काफी सारे लोग आके सेल कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो प्राइस है वो धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो धीरे धीरे जो दोनों मार्केट में जो प्राइस वो सेम तरह का हो जाता है। तो आर्बिट्रेटर्स क्या होते हैं, वो स्पेशलिस्ट हैं इस प्राइस डिफरेंशियल जो होता है दो मार्केट में, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और जब वो प्राइस डिफरेंस कम हो जाता है तो उनको जो प्राइस डिफरेंस है उसका फायदा रहता है। मार्जिनिंग प्रोसेस हमने अभी डिस्कस किया कि फंड्स और सिक्योरिटीज में रिक्वायर्ड है कि क्लियरिंग मेंबर्स जो हैं वो कोलेटरल दे, डिपॉजिट करें एक ट्रेड एग्जीक्यूट होने से पहले, किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले, ताकि ये कोलेटर हेल्प करे कि जिसकी जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट है वो पूरी कर सके। तो अलग अलग तरह के मार्जिन रहते हैं। एक इनिशियल मार्जिन होता है जो ट्रेडिंग अकाउंट में चार्ज होता है। इसको इसमें ये ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो पोजीशन ली गई है वो एक्सपायरी तक कॉन्ट्रैक्ट की रहेगी, तो उसमें इनिशियल मार्जिन चार्ज होता है। इनिशियल मार्जिन में दो कंपोनेंट होते हैं, स्पैन मार्जिन और ईएलएम मार्जिन। एक्सपोजर के हिसाब से होते हैं कंपोनेंट। स्पैन मार्जिन बेसिकली स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क है, एक सॉफ्टवेयर है जो डेवलप किया था शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ने, और ये अब काफी सारे स्टॉक एक्सचेंजेस अक्रॉस द वर्ल्ड यूज होता है। तो इससे मार्जिन कैलकुलेट होता है और ईएलएम मार्जिन है, उन दोनों मिलाकर के इनिशियल मार्जिन रहता है। तो इनिशियल मार्जिन इतना होना चाहिए कि 99% केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लॉस कवर हो जाए। लेकिन जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है उतना ज्यादा रिस्क होता है, इसीलिए उतना ज्यादा मार्जिन हो सकता है। तो ये रहता है मार्जिन हमारा आपका डेरिवेटिव्स, एक तरह के डेरिवेटिव्स में। दूसरे तरह का हमने देखा जैसे ऑप्शन में प्रीमियम पेमेंट होता है, वो भी एक तरह का मार्जिन ही है जो बायर जो है सेलर को पेमेंट करता है। सो प्रीमियम मार्जिन भी होता है। फिर है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब कितने आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक सेटल नहीं हुए हैं वो कितने अवेलेबल हैं। ये एक्चुअली ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है। ट्रेडिंग वॉल्यूम मतलब जितनी बार बाई सेल होगा उतनी बार ट्रेडिंग वॉल्यूम में आता है। ओपन इंटरेस्ट में जब कोई नया बायर और नया सेलर एक साथ आके कॉन्ट्रैक्ट बाय एक ट्रेड करते हैं, तो उसमें एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऐड करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। जब बायर सेलर एक साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर दे और एक कॉन्ट्रैक्ट कम हो गया तो ओपन इंटरेस्ट कम होता है। सो ट्रेडिंग वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दो अलग अलग चीजें हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि पैसा जो है एडिशनल पैसा मार्केट में आ रहा है। अगर वो डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब पैसा मार्केट से बाहर जा रहा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स हैं। दैट्स इट इस चैप्टर में जो हमने डिस्कशन किया डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वॉप्स, फॉरवर्ड्स, और कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने एग्जाम्पल से भी समझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।